अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बाकी के सिस्टम्स के बारे में, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है ये वो फाइलम है जहाँ पर सेफेलाइजेशन शुरू हो गई, यानी सर के बनने का अमल या हेड रीजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद हो ब्रेन की सूरत में या सेरेब्रल गैंग्लियन की सूरत में, और ज़्यादा आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या सेंसरी सेल्स हैं वो भी उसके आसपास लोकेटेड हो, तो हम उसे फिर सेफेलिक रीजन या हेड रीजन कहते हैं। प्रिमिटिव जो प्लेटफॉर्म्स थे उनमें भी नर्वस सिस्टम था, लेकिन वो सादा तरीन था। जैसे कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्डर एसिला कॉन्वोल्यूटा स्पीशी है, और इन इससे रिलेटेड और एक दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें जो नर्वस सिस्टम था वो नर्व नेट की तरह था। कहीं कहीं नर्व जो सेल्स थे वो बॉडी में एम्बेड हुए थे और आपस में वो नर्व फाइबर्स की मदद से कनेक्टेड थे। क्योंकि प्रिमिटिव जो प्लेटीहेलमिन्थेस हैं इनमें ये सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस कहलाता है। इसकी रीज़न ये कि एपिडर्मिस के अंदर ये एम्बेड हुआ होता है, तो इसलिए इसको सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस बोलते हैं। तो प्रिमिटिव जो प्लेटफॉर्म्स थे, जो प्लेटीहेलमिन्थेस थे, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं कॉमनली, तो इनमें इस तरह का नर्वस सिस्टम था और आहिस्ता आहिस्ता ये सेफेलाइजेशन की तरफ आया। ये नर्व नेट जो था ये निडेरियंस के जैसा था, लेकिन फिर इसमें चेंजेस आते गए और सेंसरी ऑर्गन्स भी बेहतर होते चले गए। अब आज जो प्लेनेरिया है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्लास टर्बिलेरिया से ताल्लुक़ रखने वाले, वो टर्बिलेरियंस कहलाते हैं। ये इसकी पहली क्लास है, और इसमें प्लेनेरिया, जिसको जो सही नाम है वो डुजीजिया है, तो इसमें सब एपिडर्मल नर्व नेट भी मौजूद है। इसके अलावा सेफेलाइजेशन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिला इससे बेहतर हो गया सिस्टम पॉलीक्लाडिडा में, और इससे भी बेहतर सिस्टम हो गया ट्राइक्लाडिडा में। तो ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ताल्लुक टर्बिलेरिया क्लास से ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर का जो हिस्सा है वो हमने किसी में भी प्रॉपर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ट्राइक्लाडिडा में प्रॉपर सेल जो है वो आप जो सर है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसमें जो गैंग्लियन है वो मौजूद है। गैंग्लियन असल में एग्रीगेशंस होती हैं जिसमें नर्व सेल्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा इकट्ठी हुई होती हैं और ये सारा कंट्रोल का काम करती हैं। समझ लीजिए कि ये एक प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन होता है। इसके साथ आपको दो आँखनुमा हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये इसकी ऑसिलाई आँखें हैं, एक हो तो ऑसिलस बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा जोड़ी की शक्ल में होती है, तो इन्हें ऑसिलाई बोलते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और इसको लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में ठीक दाएं और बाएं दो रेड रंग की नर्व कॉर्ड्स गुजरी हैं। ये नर्व से बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अतराफ में गुजरती हैं, लेटरल साइड पर पाई जाती हैं, और इनमें मेनली एक्सोनल पोर्शंस होते हैं नर्व्स की शक्ल में, ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, और दरमियान में भी जो है वो इसके फाइबर्स होते हैं जिन्हें कमी शोर्स बोलते हैं, जो कि तमाम जिस्म का जो राब्ते का निज़ाम है वो सेरेब्रल गैंग्लियन के साथ बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं। और इसके अलावा प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए सिम्थ को तलाश करने के लिए जो रिसेप्टर काम करता है उसे स्ट्रेटोसिस्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एसिला, फिर पॉलीक्लाडिडा और फिर ट्राइक्लाडिडा की तरफ आते हुए ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला गया। अब बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की। रिप्रोडक्शन दोनों तरीक़ों से होती है, एसेक्चुअली भी और सेक्चुअली भी। एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू होती है। फिशन यानी तकसीम का अमल ऐसे होता है कि जानदार का जिस्म उसकी रुख पर दो हिस्सों में छोटे छोटे बट जाता है, और इन छोटे छोटे जो इसके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं उन्हें हम जूऑइड्स बोलते हैं, क्योंकि साइज़ खासा छोटा है जानदार का खुद, तो जो ये हिस्से बनते हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें जूऑइड्स बोलते हैं। और ये होता कैसे है कि जानदार के जिस्म ने कहीं दरमियान में करके एक कॉन्स्ट्रिक्शन, एक गड़ा सा पड़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फेरिंग्स के पास ये गहरा होता चला जाता है, हत्ता कि जानदार का जिस्म दो हिस्सों में मुकम्मल तौर पर बंट जाता है। जो नए जानदार आते हैं वो ओरिजिनली तो ज़ाहिरी बात है कि एक जानदार से आए हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, ज़ोइड्स कहलाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रिमेनिंग पार्ट जो है वो बना लेते हैं और फिर एडल्ट का जो साइज़ है वो एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डायग्राम है। जोन ऑफ फिशन वो जगह जहाँ से जिस्म ने तकसीम होना है। एक पेरेंटल आपको प्लेनेरिया दिखाया गया है। अब ये जब तकसीम हो गया तो आपको दो छोटे प्लेनेरिया नज़र आ रहे हैं।
और आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो प्लानेरिया बना है उसमें एंटीरियर साइड पर अब छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन बन रही है, और जो नीचे की तरफ है वो पोस्टीरियर साइड पर कॉन्स्ट्रिक्शन बन रही है। ये दोनों असल में एक ही प्लानेरिया से वजूद में आए हैं। एंटीरियर जॉइड जो है वो ऊपरी हिस्से से आया है, और पोस्टीरियर साइड से जो आया है उसको हम पोस्टीरियर जॉइड बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर इन जानदारों को देखा जाए तो ये मोनोएशियस है। मोनोएशियस का मतलब है कि इनमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, स्पर्म फॉर्मेशन भी होगी और एग फॉर्मेशन भी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि टेस्टिस जो है छोटी छोटी नेटवर्क की फॉर्म में जगह जगह बिखरी हुई हैं। टेस्टिस की जो डक्ट्स हैं, नालियाँ हैं जिनसे स्पर्म्स तैयार होकर गुजरते हैं और आगे जाते हैं, उन्हें वॉस डेफरेंस कहते हैं। ये पुरानी टर्म हो गई है, अब इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। उसके अलावा सेमिनल वेजिकल है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, इनको मैच्योर किया जाता है। फिनाइल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। अब अगर हम फीमेल पार्ट की बात कर लें तो वो ज़्यादा आपको इस डायग्राम में राइट साइड पर लेबल करके दिखाया गया है। आपको दो बड़ी ओवरीज नज़र आ रही हैं, सर के थोड़ा सा नीचे की तरफ पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाली दो बड़ी नालियाँ नज़र आ रही हैं जिन्हें ओविडक्ट कहते हैं। नीचे की तरफ आएँ तो छोटे छोटे यॉक ग्लैंड हैं, इन्हें वाइट लैरिया भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब एग्स ओवरी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ओविडक्ट के थ्रू नीचे आते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये यॉक ग्लैंड्स के थ्रू पास होते रहते हैं, इनके अंदर यॉक डिपॉजिट हो जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे सेल्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है एग के पास जो कि यॉक फ्यूचर में बना सके ताकि इसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उसके बाद कॉपुलेटरी सैक है जहाँ पर जो स्पर्म्स हैं उनको जो है रिसीव किया जाएगा। जेनिटल ओपनिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक ही जानदार में है। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्योंकि मोनोएशियस हैं तो होना तो ये चाहिए था कि स्पर्म और एग आपस में खुद ही फ्यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। दो स्पीशीज़ आती हैं, वो स्पर्म्स का एक्सचेंज करती हैं, इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा जानदार है तो अपने एग्स को प्रोटेक्शन भी देता है, और वो प्रोटेक्शन एक हार्ड कैप्सूल बनाकर देता है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर इसके एग्स महफूज रहते हैं। अब ये कोकून दो मौसमों के मुताबिक दो तरह की बनाता है। कोकून जो एक छोटी सी स्टॉक डंडीनुमा स्ट्रक्चर के साथ किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है ताकि अपनी जगह पर जो है वो आराम से रहे। अब जिस तरह का मौसम है उसके मुताबिक ये दो तरह से अपने जो कोकून है वो बनाता है। एक जो कोकून है उसको हम समर कैप्सूल बोलते हैं जो कि गर्मियों में बनाएगा, और 2 से 3 हफ्तों के दौरान इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होकर निकल आएंगे। एक जो कैप्सूल है उसको हम ऑटम कहते हैं, ख़िज़ा से सर्दी के मौसम के पास पास ये बनता है, और क्योंकि ख़िज़ा के मौसम के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये इतना कम दर्जा हरारत में ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए कैप्सूल का मकसद ये होता है कि अंदर मौजूद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इनको प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर टर्बिलेरियंस में डेवलपमेंट डायरेक्ट है। जब हम किसी जानदार के बारे में कहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इसका मतलब है कि इसमें लार्वा नहीं बनेगा। जो नया छोटा जानदार बनेगा वो खुद ही एडल्ट ऑर्गेनिज्म की शक्ल में ही तब्दील होगा, और वो मुख्तलिफ चेंजेस या शक्लें तब्दील नहीं करेगा, लार्वा नहीं बनेगा। लेकिन कुछ टर्बिलेरियंस ऐसे भी हैं जिनमें लार्वा बनता है, और उसे फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा आसानी से पानी में तैरता फिरता है। इसका नाम म्यूलर्स लार्वा है। आगे बात कर लेते हैं, हमारी एक छोटी सी अगली क्लास है जिसका नाम है क्लास मोनोजीनिया। मोनो का मतलब एक, जीनिया का वर्ड जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इनके लाइफ साइकिल में एक ही किस्म का जानदार बनता है, 2 या 3 या 4 नहीं बनते। एक एग से एक ही तरह का जानदार बनेगा, वो शक्लें भी नहीं बदलेगा। और ज़्यादातर ताल्लुक़ रखने वाले जो जानदार हैं इस क्लास से वो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, यानी एक्टोपैरासाइट्स हैं। दे लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। फिर ये ताज़ा पानियों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेरीन वाटर्स में भी पाए जाते हैं। तो ताज़ा पानियों या मेरीन वाटर में पाई जाने वाली मछलियों के ऊपर ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इनमें एक बड़ा सारा ऑर्गन होता है जिसे ओविस्टेप्टर भी बोलते हैं। इसकी मदद से ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं अपने होस्ट की बॉडी के साथ, और इसके अलावा अपने रिप्रोडक्शन के अमल के दौरान ये एक छोटा सा ऐसा लार्वा बनाते हैं जिस पे सीलिया होते हैं। सीलिया इसको मूव करने में मदद देता है। इसे ऑनकोमेरासीडियम बोलते हैं। ऑनकोमेरासीडियम बाद में सेटल होने के बाद एग से किसी दूसरे होस्ट की बॉडी में चला जाता है जो कि एक और फिश होती है। यहाँ पर आपको दो अलग स्पीशीज़ दिखाई गई हैं जिनका ताल्लुक जो है वो क्लास मोनोजीनिया से है। आप देख सकते हैं कि चपटी सी फ्लैट सी बॉडी है, बड़े छोटे जानदार हैं। प्रोहैप्टर इसी तरह पर बॉडी की एंटीरियर साइड पर एक सक्कर लाइक स्ट्रक्चर है, अटैचमेंट में मदद देता है।
फेरिंग्स से ऊपर है इसलिए इसका नाम प्रोहेप्टर रखा गया है। फिर फेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद इनकी जो इंटेस्टाइन है वो दो पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गई है। बाकी के ऑर्गन्स बॉडी की दरमियान में है। फेरिंग से आगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम लीड करता है वो इंटेस्टाइन ही है। उसके बाद नीचे की तरफ जो चपटा सा ऑर्गन है जिसमें आपको जा बजा हुक और सकड़ लाइक स्ट्रक्चर या फैला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, जिससे ये अपने आप को किसी दूसरे जानदार की बॉडी में अटैच कर देता है और उसे ओपिस्टेप्टर बोलते हैं।